दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, उठापटक भी बहुत तेजी से चल रहा है। हाल ही में दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने न केवल मंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में यक्ष प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी पार्टी जो पहले ही संकट से जूझ रही है, क्योंकि आम सुप्रीमो केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी पहले से ही जेल में हैं, तो वो ऐसे आघात का सामना कर पाएगी और अपने अस्तित्व को बचा पाएगी, या विघटन के कगार पर खड़ी है वो। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज का हमारा विषय रहेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार की लड़ाई, या विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व पर आंच आई। तो अनुराग जी, आपसे ही ये प्रश्न है सबसे पहले प्रारंभिक संबोधन के दौरान, क्या आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी वर्तमान हालात में विघटन के कगार पर खड़ी हो जाएगी और इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी? जी अनुराग जी। उससे पहले मैं अभी सभी पैनलिस्ट का एक एक करके परिचय करा देता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अनुराग शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनेलो के स्टेट प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट प्रदीप गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से गुड़गांव लोकसभा के संयोजक और बहुत ही वरिष्ठ नेता मनीष मित्तल जी मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार भाई पवन कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। और कांग्रेस पार्टी की ओर से अत्यंत वरिष्ठ नेता रिटायर्ड सेशन जज राकेश यादव जी भी जुड़े हुए थे, किसी कारणवश इस समय नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अनुराग जी, मैं मूल प्रश्न पे आता हूं। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी विघटन के कगार पर खड़ी है या इस संकट को झेल जाएगी? देखिए, आपका शब्द मुझे समझ नहीं आया। विघटन क्या बोला आपने? टूट के कगार पर खड़ी है, जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। पहले पंजाब में सांसद रिंकू ने इस्तीफा दिया, पंजाब के कुछ एमएलए ने भी, एक दो एमएलए ने इस्तीफा दिया। हाल में राजकुमार आनंद का इस्तीफा हो गया। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के दौरान घटनाक्रम सबको याद है जी। 26 अप्रैल को दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भी होने वाले हैं। तो क्या ये ऑपरेशन लोटस की तैयारी तो नहीं है, और आम आदमी को इससे कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा? अनुराग जी। जी नमस्कार सभी को। देखिए भारतेश जी, ये पार्टी जो है ये एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और इसके जो लोग हैं, इसके जो नेता हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, इसके जो मंत्री हैं, आतिश जी हैं, सौरभ हैं, संजय सिंह हैं, और तमाम जो नेता हैं, ये क्रांति से निकले हुए हैं। इनको आप हल्के में आंकेंगे तो ये देश की जनता और जो आंकड़ा है उसकी दिक्कत है। ये पार्टी 10 साल में 70-80 साल पुरानी पार्टियों के बीच में आके खड़ी हो गई है, और देव स्टेट में इसने जिस तरीके से बहुमत हासिल किया है, पंजाब में आप देखिए कि कोई सा नेता नहीं बचा, चाहे चन्नी हो, सिद्धू हो, अकाली हो, अमरिंदर हो। दिल्ली में भी रोड रोल कर दिया, शीला दीक्षित की सरकार को एकदम कांग्रेस को जीरो कर दिया। तो खलबली तो मचती है। जब अब आप 24 में भी देखेंगे यही होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब 180 पे रह जाएंगे तो फिर खलबली मचती है देश में।
जब नई पार्टी कोई आती है ना, तो अगर इस्तीफों की लिस्ट की बात करेंगे, मैं पॉइंट पे आ जाता हूं आपके, तो अगर मैं कांग्रेस और भाजपा की इस्तीफों की लिस्ट निकालूंगा तो मेरे ख्याल शायद ये प्रोग्राम आपको छोटा लगेगा। जिस तरीके से पिछले सालों में कांग्रेस और बीजेपी से लोग छोड़ के गए हैं, और ज्योतिरादित्य, जितेंद्र प्रसादा, आप नाम लीजिए, टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी निकल के आए, बाकी कांग्रेस से, एनसीपी से 25 बड़े नेता जिनको ईडी के अंतर्गत नोटिस गए, आईटी के अंदर फंसाया गया, उसमें से 23 को बरी कर दी गया और 23 के 23 भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नहीं, यहाँ माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट करने के लिए। 23 को बरी नहीं करा गया है, 1-2 के खिलाफ केसेस विड्रा कर दिए है, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। बाकी के केसेस में, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, बाकी के केसेस को ढीला छोड़ दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बरी नहीं करा गया है। देखिए, मैं अपने शब्दावली में इसको बरी बोलूंगा। जब आप बोलते हो कि लोन रिटर्न ऑफ और वेव्ड ऑफ, आप रिकवरी करते नहीं हो सालों साल, आप करोड़ों रुपए, खरबों रुपए माफ कर देते हो, आप 15 लाख 16 लाख। मेरे मूल प्रश्न का आंसर देने से क्यों बचना चाह रहे हैं? मेरा मूल प्रश्न ये है, क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या इस संकट को झेल करके वो एक नई आयाम स्थापित करेगी? अगर आपने गुरु पिक्चर देखी होगी तो उसमें अभिषेक बच्चन का डायलॉग है कि आप हमें जितना गिराओगे हम उतना ऊंचा जाएंगे। यहां से पार्टी बाउंस बैक करेगी और बहुत ऊंचा जाएगी 10 साल में। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, अगले 10 कुछ गलत तत्व हैं पार्टी के अंदर जो पार्टी को पीछे कर रहे हैं, जो आप और हम पर्सनल लेवल पे डिस्कस करते हैं, वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये पार्टी अगले 10 साल में 5-6 स्टेट में और होगी और निश्चित ही अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। आप इस पार्टी को, इस फोर्स को, जो सच्चाई की ताकत है, 31 फ्लाईओवर बनाना, सब कुछ फ्री देना, उसके बाद 3000 करोड़ का प्रॉफिट देना। भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, 7 लाख करोड़ का कर्जा है गुजरात में, डबल इंजन, वो दोनों इंजन खराब है, चलते ही नहीं है और बेचारे जेनसेट से चला रहे हैं उसको। अभी रिजल्ट आया है 10वीं का, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है 157 स्कूलों में। तो आप, जो जनता है ना वो देख रही है, जो सत्य है ना उसकी जीत और उसकी ताकत बहुत लंबी होती है। रोड लंबी होती है माना, लेकिन ताकत बहुत होती है सत्य के अंदर। नहीं, ठीक है। का भाषण आपने जब जेल से निकल के आए थे सुना होगा, तो आपको संकेत देता है वो मेरे से ज्यादा कि ये पार्टी और इसके नेता किस चीज से कैपेबल है और किस ताकत से उभरेगी ये पार्टी। आपने कहा आतिशी, सौरभ भारद्वाज और नाम गिनाए कि सारे आंदोलन से निकले हुए हैं। आंदोलन से निकले हुए तो प्रशांत भूषण भी थे, योगेंद्र यादव भी थे, शादिया इल्मी भी थे, कम से कम 50 नाम मैं ऐसे गिना सकता हूं। तो ऐसा क्या वो था कि सबको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया या ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि वो छोड़ने पे मजबूर हो गए? आपने विनय कटियार का नाम सुना है? आप अपने विनय कटियार या विश्व हिंदी परिषद या किसी दूसरी संस्था के बारे में बात ना करके मूल प्रश्न का उत्तर दें तो ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। बजरंग दल में सबसे पहले हथौड़ी चलाने वाले बाबरी मस्जिद पे विनय कटियार थे। भाई साहब, कल आप प्रवीण तोगड़िया जी का नाम भी ले आएंगे। आपसे जो आपसे संबंधित प्रश्न पूछा गया उसका आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विषय से संबंधित पे। दूध के दांत जब टूटते हैं ना तो नीचे से नए दांत आते हैं, जो हल्के वाले दांत होते हैं वो झड़ जाते हैं। मैं तो इसमें यही कह सकता हूँ, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, ये सब किस वजह से गए, सारे तथ्य हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मुझे 15 मिनट देंगे तो मैं समझा दूंगा कि क्या क्या रीजन रहे, किस वजह से वो पार्टी से या निष्कासित कर दिए गए या छोड़ के चले गए। तो मैं उसी प्रश्न पे आऊंगा कि भाजपा और कांग्रेस में भी लिस्ट बहुत लंबी है कि कितने लोग उनकी बात आएगी। अभी मैं खाली आम आदमी उनके पास जाऊंगा, उनके प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा, उनसे उस बारे में भी ग्रिलिंग करूंगा। अभी आप अपने पार्टी से संबंधित बात करें। पार्टी में जब नई पार्टी बनती है, 10 साल पुरानी, छोटा सा एक बच्चा है, अभी एक खिलता हुआ फूल है,
तो जब पार्टी एक ऊपर को चलती है तो थोड़ी सी चीजें उसमें बदलती हैं और लोग एडजस्ट नहीं कर पाते उसकी गति को देख के, उसके चाल को देख के, तो लोग बिखरते हैं उसमें से। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रशांत भूषण जो है वो वरिष्ठ वकील थे, वो उनके अपने रीजन है, उनकी आइडियोलॉजी अगर नहीं मैच करती तो वो योगेंद्र यादव भी थे, छोड़ के गए, आज वो राहुल गांधी के साथ लगे हुए हैं, उनकी अपनी पार्टी है स्वराज इंडिया। तो सब तरह की चीजें होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये अभी जो हमारे नेता है बड़े बड़े कर्मठ नेता है, और ऑपरेशन लोटस के थ्रू एक आधे को तो ये कोशिश कर लेंगे गिराने की, ये पार्टी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी भाजपा। चलिए ठीक है, आपने बोला कि भाई पार्टी का बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। मनीष भाई आपके पास आना चाहूंगा जी। वर्तमान लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, और सबसे ज्यादा मुद्दा इसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं। सहमत हैं आप इस चीज से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। ओके, लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन बन चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की, जिसका अभी उल्लेख अनुराग जी भी कर रहे थे, पिछले 2-3 वर्षों में 25 नेता विभिन्न पार्टियों से आपकी पार्टी में आए, सारे दागदार थे। किसी के ऊपर ईडीआई की चार्जशीट थी, सीबीआई की थी, इनकम टैक्स की थी। उनमें से 23 के खिलाफ या तो बंद कर दिए गए या मामला बिल्कुल ढीला छोड़ दिया गया, एक चीज। और दूसरा, अभी जो मीडिया में भी नहीं आ रही है रिपोर्ट, 1 या 2 दिन पुरानी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, सीजीआई लेड बेंच थी माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में। अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू जी, पिछले 10 वर्षों से वहां पर वो मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। आरोप ये थे कि उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को बिना टेंडरिंग के, बगैर किसी टेंडरिंग प्रोसेस के सार्वजनिक क्षेत्र के ठेके दे दिए। तो इस पे अलग अलग याचिका दायर हुई थी, सीबीआई जांच और एसआईटी जांच की मांग की गई थी। तो उसमें कल या परसों की जजमेंट है ये, उन्होंने सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को ये निर्देश दिया है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करके सारे तथ्यों को उजागर करें। तो अगर आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार आप बार बार बोल रहे हो, लिकर केस में, शराब घोटाला केस बोल रहे हो, अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का केस है प्रेमा खांडू जी का, उसके बारे में बीजेपी मौन क्यों रहती है? और दूसरा तथ्य एक और बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कानून में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अधीन किसी भी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। और मेरे पास आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, पिछले कुछ समय से 547 केसों में स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बगैर वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। मात्र 51 केसों में, 51 केसों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी है। 126 केस निरस्त कर दिए गए हैं, और बाकी बचे 370 में से 210 केसेस ऐसे हैं जो बहुत ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ हैं। एसीबी के पास पुख्ता सबूत थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं उस पर इजाजत दे पा रही? एक तरफ आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारियों को मैं शील्ड प्रोवाइड कर दूंगा। तो भ्रष्टाचारियों को अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट जहां आपकी सरकार है, या अरुणाचल प्रदेश जहां आपकी सरकार है, वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? जी मनीष। बरसेश जी, सभी साथियों को पहले नमस्कार। मैं अभी अनुराग जी कह रहे थे, एक एक चीज का 5 मिनट में आपको जवाब दूंगा। अनुराग जी कह रहे थे ये पार्टी, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है,
आंदोलन क्रांतिकारी क्रांति से निकली हुई पार्टी है। पहले तो जवाब आपने दे दिया। इनके जितने फाउंडर मेंबर्स थे, चाहे योगेंद्र यादव जी थे, चाहे प्रशांत भूषण जी थे, चाहे एलवी जी थे, टोटल 6 जो हमारे इसके फाउंडर मेंबर्स थे, उसमें से 5 जा चुके। दूसरी बात, जितने वादे आम आदमी पार्टी, क्योंकि हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी का कोई अभी रोल है ही नहीं, ना के बराबर है, तो मैं पूरे देश के लिए हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जितने बात कही थी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अच्छे मकान में नहीं रहूंगा, जितनी बातें इन्होंने की थी वो सब झूठ साबित हुई। इन्होंने 2011 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर कर ये पार्टी बनाई थी। उसके अन्ना हजारे जी जो जिनके लीडरशिप में इन्होंने आंदोलन किया, सबसे पहले मेरा मतलब है, जितनी झूठ यदि देश में बोलती है तो आम आदमी पार्टी बोलती है। जितने इन्होंने बातें की, सारी धरातल पे जब देखे भ्रष्टाचार के जब परतें खुली हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी इनको दोषी माना गया है, जब भी जमानत नहीं हो पा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, प्रथम दृष्टया जो था, इसके अंदर इनको दोषी माना गया है। अब रही बात इसके अंदर जो आप कह रहे हो, अरुणाचल का मामला कह रहे हो, आपने गुजरात का मामला कहा, मैं एक बात कहता हूँ, क्या सीबीआई सरकार के नीचे काम करती है? आज भी कोई भी विपक्ष का नेता है जी कोई जांच करता है तो कहता है सीबीआई से जांच करा लो। और जितने मुकदमे, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, इसके अंदर सरकार का कोई दखलंदाज नहीं होता है। और उसके बावजूद, क्योंकि बाबूजी बैठे हैं, राजकुमार जी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं, इसके अंदर सीबीआई से ज्यादा बड़ा विश्वास का देश के अंदर और एजेंसियां नहीं है। और उस एजेंसी को भी आप झुठलाते हो, उसकी कहते हो दुरुपयोग, जब खुद पे कार्रवाई होती है तो कहते हो सीबीआई गलत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा, आपने महाराष्ट्र वाला जो जिक्र किया, महाराष्ट्र के अंदर यदि आपका सरकार उसके अंदर परमिशन नहीं देगी तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? हाई कोर्ट का या कोर्ट भी आदेश दे सकती है सीबीआई जांच के लिए। तो इससे बड़ी क्या बात होगी? ये झूठ की दुकानें हैं। केवल जैसे आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, जितनी जल्दी चली थी उतनी जल्दी मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने आंदोलन करके लोगों को बहकाने का काम किया, तो जनता सब जानती है, जनता के सामने सारी तस्वीर बिल्कुल सामने हो गई है, किस तरह से एक एक नेता करके इनके जेल में जा रहे हैं। राजकुमार जी का इस्तीफा, जो दलित नेता थे, उनका आम आदमी पार्टी को छोड़ना, क्यों छोड़ा? उनके आज स्टेटमेंट देखे आपने, उनकी स्टेटमेंट से स्पष्ट तौर पर है ये डिक्टेटर से राज चलाना चाहते हैं। और इसके अलावा झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार करके किस तरह से गाँव में पैसा इन्होंने इकट्ठा करके दिया, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया, तो सब जनता इनको जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी अब अस्तित्व में रहेगी। थोड़े ही समय में इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह से इन्होंने शुरू से, जितनी जल्दी ये चढ़ी थी पार्टी, उतना ही इनका गिरावट आ गया। और इन्होंने जिनके खिलाफ आंदोलन करके देश के अंदर ये पार्टी जिंदा हुई थी 2012 में, मुझे याद है, तो उसके बाद इन्होंने एक एक करके उनसे हाथ मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी के जो विकास की गति को रोकने का काम जो सोच रहे हैं, तो वो कोई रुकने वाले नहीं है। आज हर मीडिया के साथी का कोई भी आदमी आप जनता के बीच में जाओगे, इतने विकास की झड़ी भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के जितने नेता हैं। आज आप कांग्रेस की हम बात करें, आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा यदि हम कांग्रेस की भी बात करें तो आज कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए हरियाणा के अंदर आज तक ये कैंडिडेट तय नहीं कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब, कोई पार्टी आज देश ने पूरा अपना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी को हर आदमी ने, हर जन तक, छोटे से लेके ऊपर तक, जिस तरह से विकास का पहिया देश के अंदर 70 साल बनाम 10 साल घुमा है, तो लोगों में एक विश्वास जागा है। और दूसरी बात, यदि आप सोचें, पहले कोई सरकार बन जाती थी, उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती थी। आज सरकार 282 से 303 पर गई। और आज हमारा जो 400 एनडीए का नारा है, वो भी आपके आगे सार्थक होगा। तो दिन प्रतिदिन लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी जी की बढ़ती आ रही है। तो मेरा इस चीज का बहस का कोई विषय नहीं है, क्या है क्या नहीं है।
ये जनता जिस तरह से लोगों को समर्थन दे रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं भाजपा को, तो इससे सिद्ध होता है कि इस पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है मनीष जी, सही बोला आपने। आपने कहा कि एक प्रश्न उठता है कि भाई राजकुमार आनंद ने इस्तीफा क्यों दिया, यही प्रश्न था ना आपका? जी, मेरा ये भी प्रश्न था। हाँ, तो मैं उसका जवाब, फाउंडर्स मेंबर थे। नहीं, फाउंडर मेंबर्स के बारे में तो मैं पहले जिक्र कर चुका, उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, उस पर अभी नहीं जाना चाह रहा। बात राजकुमार आनंद की आ रही है वर्तमान हालात में। तो नवंबर 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो राजकुमार आनंद के ऊपर ईडी का छापा पड़ा था, और 12 अप्रैल को ईडी ने फिर से उनको हाजिर होने के लिए सम्मन दे रखा था। और कल जो इस्तीफा दिया उन्होंने, मात्र 2 घंटे पहले केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट किया था। तो रातों रात या 2 घंटे में, इसी तरह से रातों रात विजेंद्र जी का हृदय परिवर्तन हुआ था, जो मुक्केबाज थे। तो इस विषय में आपने पूछा कि भाई क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण थे, तो कारण तो यहाँ जो पब्लिक परसेप्शन बनती जा रही है, बताइए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना मन है, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा मुझे घुटन महसूस हो रही है, ये तो उनका स्टेटमेंट है। अब जहां तक मामला यह है, ईडी अपनी कार्रवाई करती है, ईडी के अंदर कार्रवाई सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है। ये दोनों एजेंसियां देश के अंदर काम कर रही है। आज यदि चोर को पकड़ रहे हैं तो उसका सीधा कह रहे हैं ये भाजपा वाले पकड़ा रहे हैं। इसके अंदर जब प्रूफ होता है, कोर्ट कह रही है, कोर्ट के अंदर मामले, कोर्ट में इनको प्रथम दृष्टया मान रहे, तो इसके अंदर ये कोई पर्सन नहीं रह जाता, कौन भाजपा में आके क्लीन हो जाता है, कौन क्लीन नहीं होता है। जो कोई भी केस भाजपा में कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी में मान लो कोई गलत, पहले उन्होंने कोई काम किया होगा, तो एजेंसियां अपनी काम कर रही है। एजेंसियों पे सरकार का कोई दबाव नहीं है। ये तो भ्रम में डालने के लिए एक कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो यदि कोर्ट को भी आप कटघरे में खड़े करते हो, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। ये केवल बहकाने का काम करता है, परंतु आम जनता, देश की जनता जान चुकी है, इसीलिए पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। आज हालात सभी पार्टियों की देखिए, कितनी कांग्रेस कभी किसी जमाने में देश की सबसे बड़ी पार्टियां होती थी, आज कैंडिडेट नहीं, 250-200 मेरे ख्याल 52। चलिए वो एक बिगर इशू है, उस पे आएंगे। आम आदमी पार्टी का आप देखिए, जिसके जो नींव जिस पे रखी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज आम आदमी पार्टी का, जिस कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चला के देश के अंदर कहा था हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति नहीं चालू करेंगे, कि आम आदमी पार्टी की बात करना तो मेरे ख्याल से व्यर्थ है। चलिए ठीक है मनीष जी। अनुराग जी, अभी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं राकेश जी के पास जाता हूं। राकेश जी, आप जुडिशरी में रहे हुए हैं। इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस शब्द है, डेलिशियस आयरनी, दिलचस्प विरोधाभास। जिस कांग्रेस का विरोध करके आम आदमी पार्टी 2012 में जिसकी नींव रखी गई, जिसके नेता केजरीवाल जी कह रहे थे सोनिया गांधी जी को जेल जाना चाहिए, राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, अनिल अंबानी को जेल जाना चाहिए, कितने नेताओं के खिलाफ उन्होंने आग उगली थी। 2G स्कैम उठाया, कोल स्कैम उठाया। तो कांग्रेस की ऐसी क्या विवशता हो गई थी कि आज उसके सामने सरेंडर कर दिया। 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली होती है विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, तो उसमें प्रोमिनेंट रूप से कांग्रेस के लीडर्स मौजूद थे। एजेंडा ये था केजरीवाल की गिरफ्तारी अनुचित है, लेकिन यही केजरीवाल थे जो उस समय ए राजा की गिरफ्तारी को उचित ठहरा रहे थे 2G स्पेक्ट्रम में, जिनको अंततः सबूतों के अभाव में कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। जी राकेश जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। भरतेश जी, देखिए, कोई भी पार्टी राजनीतिक रूप से कभी उदय होती है तो उसका पहला कर्तव्य है कि जो सत्ता में है उसकी खिलाफत करना। आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ था तो आम आदमी पार्टी के लिए ये उस समय का विचारणीय विषय था कि हम कांग्रेस का विरोध करें। आप ये देखिए कि क्या उस समय आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध किए बिना कांग्रेस का समर्थन करके आज यहाँ पहुंच पाती है? नहीं पहुंच पाती।
तो ये राजनीतिक मजबूरियां हर आदमी की होती हैं। अगर उस समय जब सत्ता में कांग्रेस थी उनका विरोध नहीं करते तो इनको कौन पूछता। जहां तक आज की बात है, आज रोज कांग्रेस भी विपक्ष में है और आम आदमी पार्टी भी विपक्ष में है। तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्षी दल है और जिनके विचार परस्पर मिलते हैं, वो एक विचारधारा के रूप में एक साथ आए हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये जो सामंतवादी बुर्जुआ तानाशाह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर मोदी जी की अगुवाई में बनी है, उसको नेस्तो नाबूद करना और देश में संविधान को बचाना और भारत के गणतंत्र को बचाना और हमारी जो संघीय परंपरा है उस संघीय परंपरा को कायम रखना। आज देश के सामने ये सवाल नहीं है कि किस पार्टी के कितने एमपी आते हैं और किस पार्टी के कितने लोग जीतते हैं हारते हैं। आज जो समस्या है वो भारत देश में ये है कि हम किस तरह से अपने संविधान को बचाएं। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो क्या तो आम आदमी पार्टी करेगी और क्या कांग्रेस करेगी। तो एक मुख्य बिंदु होता है किसी भी इलेक्शन से पहले, उस मुख्य बिंदु को लेकर के जो भी एक जैसे विचार की पार्टियां हैं जो संविधान को बचाना चाहती हैं, वो बिना किसी शर्त के परस्पर सहयोग करके आज इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसका जो परिणाम है वो अब आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे। जहां तक हमारे हरियाणा का सवाल है, महेंद्रगढ़ और भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हमारे माननीय धर्मवीर सिंह जी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका जगह जगह पर कभी काले झंडे दिखाई देते हैं, कभी उनका विरोध होता है, कभी गांव में जाने से रोक देते हैं। और ये हाल तो जब है जब कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा है। अगर मैदान में कोई कैंडिडेट उतरता तो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता था। आज जो हमारे यहाँ हो रहा है वो एनालिसिस हो रहा है बीजेपी इज गुड और बैड। तो जनता ने एक मन बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक बुरी चीज है और बुरी चीज से दूर रहने के लिए आपको जो भी काम करना पड़े वो आप करेंगे। रही बात ये कि जो आप पहले प्रश्न कर रहे थे कि अभी राजकुमार जी हैं और पहले इनके जो प्रोडेसेसर थे, सक्सेसर जिसके बने मंत्री, इन दोनों ने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ दिया। देखिए हमारे एक मिनट राकेश जी, किसी ने प्लीज सभी अपना माइक म्यूट कर लें ताकि बीच में इको साउंड आ रही है। सिर्फ जो स्पीकर है वही अपना माइक ऑन रखें। जी राकेश जी। तो उन्होंने उस पार्टी को क्यों छोड़ दिया, योगेंद्र यादव ने क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो प्रश्न मैं उठा चुका हूं। अब तो मेन मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने जिसके खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सरेआम कहा था कि उन्होंने खूब भ्रष्टाचार करा है, जेब में पर्ची निकाल करके घूमते थे कि ये इसका स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, ये इसका स्विस बैंक अकाउंट नंबर है, और उसके बाद वही केजरीवाल थे जिनको नितिन गडकरी जी से भी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी से भी माफी मांगनी पड़ी थी। तो क्या आप उस परिप्रेक्ष्य में ये उचित समझते हैं जो आज आप उसके आगे झुके हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। जी, श्रीमती शीला दीक्षित पे केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था, सर्वविदित है। 2G स्कैम का आरोप लगाया था, सर्वविदित है। कोल स्कैम का आरोप लगाया था, सर्वविदित है। लाइट एंड चेयर का लगाया गया था, सर्वविदित है। अब वो जितने भी केस थे जो कांग्रेस के विरुद्ध लगाए गए थे, उन सभी मुकदमों का परिणाम आ चुका है। परिणाम आने के बाद जितने भी लोग थे वो सब क्लीन चिट उनको कोर्ट से मिल चुकी है। तो इसलिए आपकी बात से सहमत हूं कि उनको क्लीन चिट मिल गई है मैक्सिमम मामले में, लेकिन अगर उस समय ए राजा की गिरफ्तारी 2G केस में उचित थी तो आज केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्यों विरोध किया जा सकता है? किस बिना पे आप कह सकते हैं? ए राजा की गिरफ्तारी तो कांग्रेस के टेन्योर में हुई थी, बीजेपी के टेन्योर में तो नहीं हुई थी। वो ए राजा की गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तरह तानाशाह पार्टी नहीं है कि जो ईडी का डर दिखा करके, कुछ डर दिखा करके केजरीवाल को अरेस्ट कर ले या कुछ कर ले या ना करने दे।
तो ये उस समय कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी थी राजनीतिक रूप से, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी एजेंसी है वो अपना काम स्वतंत्र रूप से करे। और जब एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी तो उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद वो बरी हो गए वहां से, तो बात वो तो खत्म हो गई वहां पे। आज के परिप्रेक्ष्य में और उस परिप्रेक्ष्य में तो दिन रात का फर्क है। उसको दिन कह सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि रात है। चलिए ठीक है राकेश जी। प्रदीप जी, आप ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए हैं, अफसरशाही की कार्यशैली को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सीएजी ने 2G केस में यह रिपोर्ट दी थी कि गवर्नमेंट सेक्टर को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा सीएजी ने किया था। उसके रेस्पॉन्स में सीबीआई ने उस समय चार्जशीट फाइल करी थी अप्रैल 2011 में राजा, कनिमोझी और बाकी लोगों के खिलाफ, और सीबीआई ने यह कहा था 30,984 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है। इस चार्जशीट के बिना पर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो ए राजा द्वारा लाइसेंस आवंटित किए गए थे 122 लाइसेंसेस को निरस्त कर दिया गया था। 122 लाइसेंसेस जो थे मात्र 8 कंपनियों को मिले थे। मैं नाम पढ़ के सुना देता हूं। आइडिया सेलुलर थी, यूनिटेक, स्वान टेलीकॉम, सिस्टेमा, लूप मोबाइल, वीडियोकॉन, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, टीटीएमएल जिसको बोलते हैं, एंड एस्टेल। उसमें से खाली आइडिया है जो आज सरवाइव कर रही है, बाकी सारी की सारी इस फील्ड से बाहर हो चुकी है। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आती है पीटीआई के अनुसार 2015 में कोर्ट को बताया गया कि स्वान टेलीकॉम का जो उपयोग था वो कमीशन के तौर पर एडीएजी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने फ्रंट शेल कंपनी के रूप में यूज किया था। 14 सर्कल में 2G लाइसेंस के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन बाद में मुकदमा किस पर चलता है? एडीएजी के 3 कर्मचारियों पर, जिनका नाम था सुरेंद्र पिपोरिया, दोषी और हरि नायर। तो ये क्या सिस्टम ही पूरा का पूरा फाल्टी है कि मतलब जो मेन कल्प्रिट है उसको छोड़ दो और नीचे पिछले लोगों को पकड़ लो। जी प्रदीप जी। भरतेश जी, जो आप प्रश्न कर रहे हैं ये केस लगभग क्लोज हो चुका है। तो आगे जैसा बताया हमारे प्रीवियस स्पीकर ने भी कि इस पे जो भी लोअर कोर्ट को करना था, सीबीआई कोर्ट को, उन्होंने उस पर अपना जजमेंट दे करके अब सीबीआई उसको उसके अगेंस्ट में अपील करने की सोच रही है, कर दिया है या करने वाले हैं। तो वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक जो प्रोसेस हो चुका है जुडिशियल, तो वहाँ से पास हो गया है, तो उसमें वापस खोलना हमको नहीं लगता है कि ठीक होगा। इस पर बात करना रही बात है जो एजेंसीज हैं, जैसे आप अभी बोल रहे हैं ईडी ने आपको पकड़ लिया और बोला कि आपने चोरी की है। अरे आपने कहा भाई मैंने चोरी कैसे की, मैं तो घर बैठा था, बस ईडी ने लिख दिया है, आप बंद हो गए। तो उसी तरह वहां पर भी उस समय भी किसी ने स्वान टेलीकॉम ने के समय भी वो ऐसा कुछ किया होगा। तो अधिकारियों को जो ये इन्वेस्टिगेशन में राइट्स मिलते हैं तो वो हैं, तो हरदम क्वेश्चन होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी है रीजनेबल स्टेप होने चाहिए, और ये अधिकारियों को ये पता होना चाहिए कि कल भी एक दिन है और कल के बाद परसों भी एक दिन आएगा। तो ऐसा हुआ था, अगर आप शायद देखेंगे कि पंजाब में 90s में जब और 80s में टेररिज्म था, लोगों ने काफ़ी टेररिस्टों को मारा, उसके बाद सबके तो इन्वेस्टिगेशन तो चलती ही रही। तो कई अधिकारी बाद में उस पर पिन डाउन हुए, कुछ ने तो सुसाइड भी की है, लेकिन उस समय वो आगे बढ़ के बोले कि मैंने इसको किया है। तो ये सब चीज़ें जरा रहती हैं। ये आप सारे अधिकारियों के लिए भी ये रहता है कि हाँ हम लोग को रूल के हिसाब से चलना है। अब कैसे उसने ये किया है वो जानेंगे और बाकी कोर्ट का प्रोसीजर जानेगा। तो इसमें अब आगे बोलने से कोई फायदा है नहीं अभी इस समय।
अब सीबीआई केस फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। जब रिवाइव होता है तब फिर हम लोग फिर बात कर लेंगे। नहीं, चलिए हम पुराने केस की छोड़ देते हैं टाइम बिंग। वर्तमान संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस हिसाब से एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व पर भी आंच आ चुकी है? इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? भरतेश जी, अगर आप देखें, मतलब जितना मेरे को ज्ञान है, हम अभी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बात करेंगे। किसी डेमोक्रेसी में अगर आप देखें तो कैसे आप लीडर को अपने इलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो एक लीडर को इलेक्ट कैसे करेंगे कि वो चॉइस होगी वोटर्स के सामने, या जो लोग इलेक्ट करने वाले होंगे उनके सामने चॉइस होगी, तभी तो इलेक्ट करेंगे ना। तो दो लोग खड़े हो गए इलेक्शन में, मान लीजिए कुछ लोगों ने एक को किया, कुछ लोगों ने एक को किया, जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। तो जो लूजर कैंडिडेट है वो एक ऑपोजिशन जिसको बोलते हैं, और जो जीत गया है वो रूलिंग में चला जाता है। ये इस तरह से रहा है। तो अगर आप डेमोक्रेसी को सरवाइव कराना है तो आपको ऑपोजिशन चाहिए ही चाहिए। तो आप ये जो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना और ऑपोजिशन का अस्तित्व, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये दोनों एक साथ चलेंगे। बहुत तो बढ़िया बात कह दी आपने। आपने अगर ऑपोजिशन को पिन डाउन किया तो डेमोक्रेसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कैसे आवाज उठाएगा भाई? ऐसा तो हिंदुस्तान में अगर आप देखें, आज 980 मिलियन यानी कि 98 करोड़ वोटर्स हैं। उसमें से करीब 65% लोग वोट करते हैं। इस बार जरा वो डल चल रहा है तो 60%, मान लीजिए 65% लोग वोट करते हैं। तो आप लगा लीजिए करीब 63 करोड़ लोग वोट करेंगे। अब 63 करोड़ के 40% लोग रूलिंग पार्टी को देते हैं। 63 करोड़ के 40%, तो मेजॉरिटी लोग ने रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने, ये बात जरूर है कि फ्रैगमेंटेड है, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ शिवसेना के साथ, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, कुछ गए नहीं। तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट पे सिस्टम पे चलती है हमारी वोटिंग सिस्टम। तो उसमें जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो आप बाकी लोग के, उनको तो अपनी आवाज उठानी है, उनको बात बोलना है। तो अगर किसी को नहीं बोलने दिया गया तो वो डेमोक्रेसी खत्म ही हो जाएगी। तो ऑपोजिशन को रखना, जिंदा रखने की जरूरत रूलिंग पार्टी की होती है। आप ये अनईजी हो जाएं कि हमको कोई अपोज कर रहा है, भाई वो तो अपोज करेगा, सड़क पे जाएगा, आपके अगेंस्ट में क्रिटिकल वोट निकालेगा। अब आप सोचो 10 साल हो गया भ्रष्टाचार करते, कितने लोग, आप ईडी का किसी का केस, ठीक है टाइम लग रहा है उनका प्रूव करने का, कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। होगा तो ये चीजें चलती रहेंगी। ये तो पॉलिटिशियन भी जानते हैं, हमको ईडी रेड करती है, दूसरे दिन नेता रिजाइन कर देता है, शामिल हो जाता है, ये चलता रहेगा। बट देन ये कहना कि ऑपोजिशन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो तो करेगा ही, क्योंकि डेमोक्रेसी जिंदा रखनी है। अगर डेमोक्रेसी आपको जिंदा रखनी है, ये नहीं हो पाएगा कि डेमोक्रेसी जिंदा रखें और ऑपोजिशन खत्म कर दें, ये हो ही नहीं पाएगा। मतलब ये एक विरोधाभास वाला चीज है, ये किसी हालत में हो ही नहीं सकती है। तो अगर कोई डेमोक्रेसी रखनी है तो ऑपोजिशन चाहिए ही चाहिए, और अगर ऑपोजिशन जिंदा रहेगी तो डेमोक्रेसी में ही हो पाएगा। नहीं तो फिर तो आप चाइना वाला सिस्टम है, वन पार्टी रूल, जो कि लोग बोलते हैं कि हो सकता है यहाँ भी आ जाए। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनी हुई है, वो लोग इलेक्ट करते हैं, वहीं से होकर चलाता है। कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली पार्टी एग्जिस्टिंग है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि दोनों जो है एक ही सिक्के के पहलू हैं, और इनको अलग नहीं कर सकते आप। नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। डहीनवाल जी, मैं आपके पास आता हूं। कई देर से आप शांत बैठ करके पूरी परिचर्चा को सुन रहे थे। माफी चाहूंगा, बहुत देर बाद आपका नंबर आ रहा है। हरियाणा स्पेसिफिक संदर्भ में, क्योंकि जो आपकी पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है, हरियाणा तक ही सीमित है, इनेलो, और उसके बाद उसमें से टूट करके निकली जेजेपी पिछले लगातार 4.5 वर्ष तक
हरियाणा सरकार में बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। एंड चुनाव के मौके पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए न केवल मुख्यमंत्री को चेंज किया, अपितु दुष्यंत चौटाला को भी बाहर कर दिया गठबंधन से। तो ऐसे में हरियाणा में एक पब्लिक परसेप्शन बन चुकी है कि जेजेपी ऑलमोस्ट राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला जी की जो पार्टी है। तो क्या इसका इम्पैक्ट आपके इनेलो पर भी पड़ रहा है? और दूसरी धारणा यह है कि इनेलो और जेजेपी का मर्जर होने जा रहा है। हालांकि मेरे को जमीनी स्तर पर यह संभव नजर नहीं आता, जितना विरोधाभास जो विधानसभा में अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच में देखने को मिला, उस परिप्रेक्ष्य में कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि वो जल्दी से संभव नहीं है मर्जर। तो क्या इनेलो विपक्ष के स्थान में कहीं अपने शूज रख पाएगी? क्योंकि इनेलो का वोट शेयर मुश्किल से 1% है। गोयल साहब, देखिए, जो आपने बात कही है ये कि इनेलो और जेजेपी, मैं अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इनेलो अलग है, जेजेपी अलग है, वो सबको पता है। एक पार्टी सिंबल से या नाम से अलग नहीं होती, विचारधारा से भी अलग होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम लेते हैं विचारधारा का, कि जैसे चौधरी देवीलाल की फोटो लगाकर उन्होंने जनता के वोट को हथियाने का काम किया था, लेकिन वो लोग चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट तो बटोर ले गए, लेकिन उनकी असलियत सामने बहुत जल्दी आ गई। कारण क्या था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा दे रही थी और जनता ने उनको भी पार का रास्ता दे दिया और 40 उनको सीट दी और 50 उनके खिलाफ आ गई। और जब जनता ने मन बनाया हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली दे देकर पानी पी पी कर कोस रहे थे, वही उनकी गोद में जाकर बैठे और वो उनकी गोद में जाकर बैठने का काम जो किया, तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता को आहत करने का काम किया था। कारण कि उन्होंने जो वोट दी थी उनको, वो बीजेपी के अगेंस्ट दी थी। उन्होंने ये चीजें कभी भी सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और ये वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि उनका मर्जर होने के बाद, तो मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने जो सोच है वो सोच सत्ता प्राप्ति की सोच थी। तो अगर उनसे कोई पूछे कि वो अलग क्यों हुए, जब वो शुरू से ये कह रहे थे कि आया सीएम, वो सीएम का नारा जरूर लगाते थे, लेकिन उनकी सोच पवन जी और अनुराग जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी रेनवाल जी, वो बार बार ये सत्ता प्राप्ति की बात कर रहे कि आया सीएम। इसका मतलब जनता ने ये पहले तय कर लिया था, उन्होंने पहले तय कर दिया था कि हमें सीएम की कुर्सी चाहिए। इसका मतलब वो संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जो कुछ अपनाया, उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्सी को पा लिया। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर गए और भारतीय जनता पार्टी, जो कि बार बार ये कहती है कि देश में लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरे देश दुनिया ने देखा कि पग पग पर लोकतंत्र का गला घोटा गया है, किस प्रकार लोकतंत्र का हनन किया गया है, वो सब देखा है। अब जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का ये दुरुपयोग करते थे, वो दुरुपयोग क्या था कि बार बार हम ईडी की बात करते हैं, सीबीआई की बात करते हैं, एनआईए की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं। ये निश्चित तौर पर ये सरकारी संस्थाएं हैं, ये अपना काम करेंगी, लेकिन ये काम विपक्ष के ऊपर ही क्यों करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर पर कभी ईडी गई है, सीबीआई गई है? क्या इनकम टैक्स की कोई रेड पड़ी है उनके? अगर उनके नहीं पड़ी तो फिर इसका मतलब तो यही हो गया कि इनके जो कार्य, इनको जो डायरेक्शन दी जाती है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से होके आती है, वो जो इनको जो आदेश मिलता है। इसी वजह से बार बार ये कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र होना, कहना और दिखना चाहिए। यहाँ पर सरकार की कलम से ज्यादा पुलिस की लाठियां चली है, पानी की बौछारें चली है। हम किसी भी चीज के, किसी भी वर्ग को उठाकर देख ले, हर वर्ग पर इन्होंने लाठियां चलाने का काम किया है। वो लाठियां चलाने का मतलब क्या था कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है, उसको सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है।
लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर लाठी के दम पर उनकी आवाज को दबाने का काम किया है और फिर ये कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत है। अब यही लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा जो बार बार ये कहते हैं। अब गोयल साहब, आपको भी पता है, हमारे सबको पता है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जनता को डर क्या दिखाया जाता है? जनता को डर दिखाया जाता है देश खतरे में है। देश को खतरा किससे है कोई अगर पूछे तो? जहां पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बैठी है, जहां पर ये कहते हैं कि 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री बैठा है, जहां पर हमारी नौसेना, वायुसेना, हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार बैठी है, देश के हर व्यक्ति में देश भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके बाद ऐसी क्या वजह है कि देश खतरे में है? किससे खतरा है? अगर देश को किसी से खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से खतरा है। वो देश को खतरे में दिखाकर वोट हथियाने का काम करते हैं। हकीकत तो ये है कि ये बार बार, एक मिनट, मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में खत्म कर दूंगा, ये बार बार एक जीरो टॉलरेंस की बात कह के सत्ता में आ गए। आपने भी देखा, हमने भी देखा, जीरो टॉलरेंस की केवल और केवल बात की गई। जो भी भ्रष्टाचारी है, मैं किसी का नाम लेकर ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, जो भी भ्रष्टाचारी है, वो कांग्रेस में रहे, आम आदमी पार्टी, किसी में भी, विपक्ष का कोई भी आदमी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल पाक साफ हो गया, गंगा जैसे पवित्र हो गया। मैं बार बार ये कहता हूं कि आज के दिन गंगा से भी पवित्र है तो वो भारतीय जनता पार्टी बना दी इन्होंने देश में। जो बार बार ये कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था, जो कुछ हुआ 2014 के बाद हुआ है, इनके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुसार तो देश आजादगी 2014 के बाद हुआ है। मित्तल साहब भी बता देंगे कि देश 1947 में नहीं, 2014 में आजाद हुआ है। और दो बात ये कहते हैं कि देश क्या हुआ। समय बहुत कम है, संक्षेप में मैं बिल्कुल मैं बात संक्षेप में बताता हूँ। मैं और चीज बताना चाहूंगा कि देश में क्या हुआ। देश में ये बार बार कहते थे कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर आपकी पार्टी से संबंधित आपसे बात करना चाह रहा था कि जो वर्तमान संदर्भ में है, क्या इनेलो एक वोट कटुआ पार्टी ही बन करके रह जाएगी? आपने मैं पूरा कर लूं, उसके बाद मौका दूंगा आपको 1 मिनट का रिबटल का। वर्तमान संदर्भ में अभय चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों के लिए है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे आपकी पार्टी के हों, सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जिसको पब्लिक पसंद करेगी वो जीत करके आएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में तो विपक्षी एकता को पंचर करके वोट कटुआ पार्टी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं? देखिए गोयल साहब, वोट लेने के लिए जनता से अपील की जाती है और जनता वोट बाद में देती है। पहले जनता का दिल जीता जाता है, दिल जीतने के बाद वो वोट डालती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हरियाणा के वासियों का दिल जीतने का काम किया है। और आपने एक चीज देखा होगा कि पूरे देश में अगर किसान आंदोलन चला था तो केवल एक व्यक्ति था जो बार बार ये कहता था कि किसानों के साथ मैं खड़ा हूं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भले ही आज विपक्ष है, हरियाणा में भी बात करें या नेशनल लेवल पर बात करें, वो विपक्ष का दर्जा रहा उनके पास, लेकिन क्या वो किसानों के साथ केवल और केवल दिखावे के लिए खड़ी रही? चौधरी अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक होने के बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक का, अपनी जो ये कह सकते हैं अपने पूरी राजनीति को दांव पर लगाने का काम किया और उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। तो वो क्या इस्तीफा मात्र नहीं था, वो उन हरियाणा वासियों का नहीं, पूरे प्रदेश वासियों का, देशवासियों का दिल जीतने का काम किया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला भले ही कुरुक्षेत्र से खड़े हैं, समय की कमी है, बाकी पूरी कर देता हूँ। भले ही कुरुक्षेत्र से खड़े हैं, लेकिन देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ये पता है कि कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला के सामने जो बार बार ये कहते थे कि कोयला चोर, कोयला घोटाले के बड़ा आरोपी, वो खड़ा है। एक तरफ पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ने वाला, एक तरफ पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला, एक पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ने वाला नवीन जिंदल और किसान कमेरे मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला चौधरी अभय सिंह चौटाला के बीच में लड़ाई है वहां पर, और निश्चित तौर पर वहां पर कमेरे की लड़ाई लड़ने वाला जीतेगा। ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं है, पूंजीपति के खिलाफ लड़ाई का आप आह्वान कर रहे हैं, लेकिन आप भी जो चौटाला जी का पूर्व शासन था उसको हरियाणा की जनता भूली नहीं है। जिस तरह से डिक्टेटरशिप का राज था उस समय नई नई कहानियां प्रचलित है उसके बारे में कि गाड़ी की चाबी दे जाए, इस तरह का है।
उसका कोई प्रूफ तो मैं नहीं दे सकता। अगर वो चीजें कहाँ सुनी हुई, वो जो हियर एंड से वाली बात आती है, उन चीजों का कोई औचित्य नहीं, का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर हम जी रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चंदा लो धंधा देने का काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से, वो चीजें आप देखिए। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सभी पार्टियों को इक्वल कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, कोई सी भी पार्टी हो। पवन जी, आपकी प्रतिक्रिया पूरे एपिसोड पर। प्रतिक्रिया, आप पहले तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। प्रतिक्रिया की तो बाद की बात आती है, जब मैंने इनको सबको सुना है, जितने भी अपने पार्टिसिपेंट हैं, तो उससे पहले मैं क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? जब लोकतंत्र की बात आती है, आपने तो प्रतिक्रिया की बात कह दी कि भाई देनवाल जी ने कुछ बोला है, मनीष जी ने कुछ बोला है, अनुराग जी ने कुछ बोला, राकेश जी ने कुछ बोला, और अपनी प्रतिक्रिया अपने अनुसार सबसे बुलवाया। लेकिन जो बात लोकतंत्र की जब आती है, तो आज से हम बात करते हैं। प्रतिक्रिया का मतलब यही है कि आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, जो चाहे बोल सकते हैं। अब हम आज की स्थिति की तुलना 1975 से करते हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी लगाने के बाद जो दूसरी पार्टी के अपोजिशन के लीडर्स थे, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे दूसरी पार्टीज के हों, उनको उन्होंने जेल के अंदर भर दिया। उसके बाद जब 1977 में जब क्या हुआ, एक ही मात्र जनता का उद्देश्य था कि इंदिरा गांधी को कैसे हटाया जाए, और विपक्ष एकजुट हुआ, एक तरह से विपक्ष एकजुट हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो आज भी स्थिति वही है। आज मेन जो उद्देश्य है कि वो मोदी की तानाशाही को खत्म करना है, चाहे उसमें किसी भी पार्टी का कैसा भी रोल हो, लेकिन जो टारगेट है वो मोदी के अगेंस्ट जाना है। चाहे उसमें आम आदमी अपना रोल अदा कर रही हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी अपना रोल अदा कर रही हो, चाहे कांग्रेस अदा कर रही हो। लेकिन अब समस्या पहले और अब में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, पहले कभी भी उन चीजों को, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया था। उस वक्त सरकारी मशीनरी का कोई रोल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन आज सरकारी मशीनरी का रोल बहुत ज्यादा है। ईडी और सीबीआई का जो भय दिखा के विपक्ष को दबाने का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस वजह से एक तरह सबसे बड़ा लोकतंत्र का खतरा है। लोकतंत्र का खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनको ईडी जैसे हथियारों को इस्तेमाल करके अपोजिशन को खत्म करने की बात कर रही है, उससे जरूर लोकतंत्र का खतरा है। सीबीआई से लोकतंत्र को खतरा है। जनता तो चाहेगी, इलेक्शन की बात है, आज ठीक है, इस बार शायद मोदी सरकार फिर तिवारी से बन जाए, थर्ड टाइम बन जाए, लेकिन जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकारी मशीनरी को कैसे रोका जाए। उस पर जुडिशरी के अलावा किसी का रोप चलता नहीं, और अपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकता। वो तो मेन चीज सारी की सारी बात टिक गई कि हमारे जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्हें फैसला लेने की आवश्यकता है कि आज जनता के साथ ये गलत हो रहा है, तो कठोर से कठोर फैसला ले। क्या वो सरकार विपक्ष में किसी नेता की बात हो या सरकार में किसी नेता की बात हो, अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर ईडी के दायरे में आता है तो उसे भी उठा के बंद कर देना चाहिए। चाहे मोदी सरकार या नड्डा ये भी दायरे में आ रहे हैं किसी घोटाले में, तो जुडिशरी को चाहिए कि इनको भी उठा के बंद किया जा सके। इतनी पावर जुडिशरी में होती है, और वो मैं सोचता हूँ जुडिशरी अगर सही तरीके से अपना रोल अदा करे तो कहीं भी इस चीज का दुरुपयोग एक तरह से बंद हो सकता है, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कर रही है। इससे ज्यादा समय की बहुत कमी है। चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क, सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि 1 मिनट से ऊपर अपना टाइम ना लें। अनुराग जी, आपके पास आता हूं। केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट में अप्लाई करा था कि भाई उनका रिमांड और उनकी अरेस्ट दोनों इलीगल है। उस पे जस्टिस स्वर्णलता जी का फैसला आ गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईडी ने जो साक्ष्य प्रस्तुत करे हैं प्राइमा फेसिया, वो हमें लगता है बिल्कुल जायज है, और अरेस्ट भी जायज है, उसको लीगल ठहराया है। और जब वकीलों ने ये दलील देनी चाहिए, जो आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बार बार कहते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी जो अप्रूवर बन गया, उसको 60 करोड़ का उसने डोनेशन दिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, तो उस पॉइंट पे भी पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने रिबटल किया है जस्टिस स्वर्णलता ने
उस पे भी उन्होंने कह दिया कि कोर्ट का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि केजरीवाल जी ने किकबैक ली है, इसका ईडी ने सबूत दिया है। और अप्रूवर के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अप्रूवर जो है वो ईडी या सीबीआई नियुक्त नहीं करती, वो कोर्ट नियुक्त करती है। अगर अप्रूवर की नियुक्ति पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जजमेंट दिया है कि निचली अदालत में आपको कोई रिलीफ मिल ही नहीं सकता। ऐसे में सिर्फ 30 सेकंड में आप बताइए, आप इस केस को कैसे डिफेंड करेंगे? अदालत ने कन्विक्ट किया था राहुल गांधी को, सुप्रीम कोर्ट में हो गए। निचली अदालतों में क्या होता है पूरे देश जानता है, और बड़ा हास्यास्पद उनका वर्णन था हर चीज का कि व्हाट्सएप चैट हैं उनके पास अरविंद केजरीवाल के, जबकि भाजपा के मंत्रियों के घरों में नोट निकले। पीछे तोमर साहब के घर पे उनके बेटे के निकले पिछली बार इलेक्शन के अंदर छत्तीसगढ़ में। जय शाह के अकाउंट में 80 करोड़ जमा हुआ नोटबंदी के दौरान, तमाम कोऑपरेटिव बैंक में। तो ये तो सिलेक्टिव, ये जो एजेंसीज है, ये कोर्ट्स है, ये सारे भाजपा के डर में काम कर रही है इस समय। यही जो दलील जो आज स्वर्णलता जी ने दी है, वो सारी दलील सुप्रीम कोर्ट में जाके खत्म हो जाएगी। आज 2 साल से इंक्वायरी चल रही है, आप व्हाट्सएप चैट को प्रूफ मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा मिला था, और गोवा के किसी एक एमएलए ने बोला कि जी वो पैसा मेरे पास आया था कैश और वो खत्म हो गया। आप आज मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं यहाँ पे, वो जवाब नहीं दे पाए अरुणाचल के ऊपर कि भैया आपने बिना टेंडरिंग प्रोसेस के कैसे अवार्ड कर दिया। तो ये तो अंधेर गर्दी चौपट राजा चल रहा है। चलिए वो आता हूँ मनीष जी, अब आपके ऊपर जुडिशरी देश नहीं चलाता, सरकार चलाती है देश। भाजपा सत्ता में है, भाजपा चलाएगी देश। जुडिशरी 2 पक्षों की लड़ाई, और बाकी जो कोई सरकार भी अगर कोई अनियमितता ये कर रही है उसको देखने के लिए बैठी है सुप्रीम कोर्ट। मनीष जी, आपसे भी उम्मीद करूंगा आप भी साफगोई से इस प्रश्न का आंसर देंगे कि अरुणाचल के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी जांच के आदेश दे दिए हैं, या महाराष्ट्र एसीबी का मामला जो था वहां पे उनको मंजूरी नहीं मिल रही है, तो साफगोई से आप क्यों नहीं स्वीकार करते कि यहाँ बीजेपी की भी मजबूरी थी या कोई गलती? परतेश जी, मेरे साथी कह रहे हैं कि कोर्ट ने आज कोर्ट के आदेश के बाद तो जांच उसमें जारी है। मेरी जहां तक जानकारी है उसमें जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोर्ट में एजेंसी जारी है, काम अपनी कर रही है। परंतु भाई मेरे तो कोर्ट पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं कि निचली कोर्टों में क्या होता है। हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे हैं, अदालत होती है, अदालत में जो भी कार्रवाई होती है, बड़ी लोगों का जो विश्वास है आज अदालत की कोई भी कार्रवाई हो, तो अदालत की कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो अनुराग जी जो दिशा भटक गए, इन्होंने आरोप सीधा कोर्ट पे लगा दिया, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ गलत है। और कोर्ट के अंदर मामले जब भी होते हैं तो ही जब जांच एजेंसी पे आप आरोप लगाते हैं तो कोर्ट है। अब यदि आप केजरीवाल जी का यदि हम मामला मनीष जी, मैं जांच एजेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जो आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कानून में धारा 17A ऐड करी, उसके अंतर्गत ये प्रावधान ऐड कर दिया गया कि ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने से, एफआईआर लॉन्च करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। लेकिन साथ साथ उसमें एक और प्रोविजन भी था कि स्टेट गवर्नमेंट भी बाध्य है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस चीज को क्लियर करेगी। यहाँ तो साल हो जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, फाइल पे जवाब ही नहीं दे रही है। क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? ये आपने पिछले बार कहा दिया कि विपक्ष के ऊपर ओनस डाल दिया कि विपक्ष जाकर के कोर्ट में दायर करे ये चीज। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, आप बिल्कुल उस चीज से मुक्त हो जाते हैं क्या?
देखो, आजकल एफआईआर करने के लिए जहां तक एफआईआर होती है, परंतु एफआईआर में जब तक दम नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट भी जनता के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर सकती है, जैसे 126 केसों में निरस्त करा। हर फाइल को जिसके अंदर लगता है कि ये जांच होनी चाहिए, हर स्टेट के अंदर ही ऐसा होता है। अपने भी विजिलेंस की जब जांच होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसके अंदर देखती है, हर स्टेट के अंदर ऐसा ही प्रावधान है। मनीष जी, मैं भी कह रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। ब्यूरो में स्वतंत्र होते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, उसके अंदर जो भी कार्रवाई होती है फाइल में होती है, तो उसके अंदर जब दम होता है, लगता है कि झूठी शिकायतें नहीं है, तो उसकी आगे जांच होती है। आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूँ कि वो मेरिट के हिसाब से केस का निर्णय लेती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ। 126 केस निरस्त कर दिए, वहां भी मैं उस चीज पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा कि क्यों निरस्त करें, गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला होगा, निरस्त कर दिए, इट्स ओके। लेकिन कानून के अंदर ये प्रावधान है, जो नया कानून लागू हुआ, 17A धारा ऐड करी गई कि उसमें 3 महीने के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट को वो फाइल क्लियर करके देनी है। तो अब भी 300 से ऊपर केसेस क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं? सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए। भारतेश जी, गोल पोस्ट हो रहा है, अरुणाचल पे तो जवाब ले लें इनसे पहले। अनुराग जी, एक अरुणाचल का मैंने बता दिया आपको। वहां पे जहां तक महाराष्ट्र के मामला है, महाराष्ट्र के अंदर जो मामले हैं, जहां तक मेरी इतनी ज्यादा जानकारी महाराष्ट्र के मामले में नहीं है, परंतु भरतेश जी ऐसा इतना नहीं होता है कि कोर्ट भी है, कोर्ट के अंदर भी आदमी जाके, जो मैं कह रहा हूँ, तो कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि जांचें ना हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो आप ये बता रहे हो तथ्य है, इसके बारे में मुझे ज्यादा महाराष्ट्र के मामले में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि भाई पेंडिंग करते किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कोर्ट के ऊपर चला जाए। कोर्ट में जो आदेश, मैंने कोर्ट का हवाला नहीं दिया, मैंने तो कानून का हवाला दिया है। जो आपका प्रोविजन है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का सेक्शन 17A का जो प्रोविजन है, उसका हवाला दे रहा हूं, और ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं कि उसके अंदर ये प्रोविजन है कि 3 महीने के अंदर अंदर फाइल डिस्पोज ऑफ करनी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं करी। एनीवे, आपने साफ गोई से स्वीकार कर लिया कि आपको महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं इस चीज को आपकी प्रशंसा करता हूं। मिश्रा जी, बहुत लेट आ रहे हो, अब तो हम कंक्लूड कर रहे हैं। जनसत्ता के बहुत वरिष्ठ पत्रकार, वर्षों तक मेरे साथ रहे हुए जनसत्ता के भाई जितेंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। लेकिन मिश्रा जी, अब आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, कंक्लूड कर रहा हूं। आप टॉपिक पता है, आप 1 मिनट का समय दे सकता हूं आपको। जी मिश्रा जी, आवाज आ रही है मिश्रा जी? हाँ, आ रही है। मैं माफी मांगता हूँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कंटिन्यूस लग रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जी, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्या वर्तमान संदर्भ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, या विपक्षी पार्टी अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है? सिर्फ संक्षेप में बिल्कुल। लगता है मिश्रा जी का कनेक्शन फिर से वीडियो स्टिल आ रही है, नहीं प्रॉपर काम कर रहा। राकेश जी, आपसे फाइनल रिमार्क्स लेना चाहूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है, आपकी पार्टी के ऊपर अगर कोई आरोप आते हैं किसी सांसद पे, विधायक पे, नेता पे, तो उसका, या आम आदमी पार्टी के ऊपर आते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद धीरज साहू उड़ीसा से हैं, उनके घर रेड हुई, 300 करोड़ नगद पकड़े गए, तब आपने उसको कंडेम क्यों नहीं किया ऑफिशियली? देखिए गोयल साहब, पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जहां तक करप्शन का सवाल है, एक तो होता है फैक्ट बेस्ड करप्शन, एक होता है परसेप्शन बेस्ड करप्शन। तो आम जनता को ये पता नहीं लगता कि जो भी पैसे की रिकवरी हुई है वो सही है या गलत है। अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाकर के फिर पता लगता है कि ये जो रिकवरी हुई है सही थी या गलत थी। अमूमन देखा गया है कि जितना बड़ा आदमी होगा और जितना बड़ा फंसाने वाला होगा, वो उतना ही बड़ा पैसा प्लांट भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि
एक स्टेट, ध्यान नहीं आ रहा मेरे कौन सा था, वहां पर जो ईडी के ऑफिसर गए थे, उन ईडी के ऑफिसर से 20 लाख रुपए रिकवर हुए। तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं हम? तमिलनाडु में। अब वो प्लांट भी हो सकते हैं और वो एक्चुअल भी हो सकते हैं। तो ये चीजें इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे परसेप्शन बेस्ड डिस्कशन हो सकता है, कोई फैक्ट बेस्ड डिस्कशन नहीं हो सकता। जहां तक मैं कहूंगा कि वादा माफ गवाह नाम का एक शब्द प्रयोग में होता है आम प्रचलन की भाषा में, तो जब सरकार की किसी भी एजेंसी के पास कोई भी तथ्य नहीं होता, कोई सबूत नहीं होते, तो किसी भी व्यक्ति को जो उस क्राइम का, उस अपराध का भागीदार हो, उससे एक सौदा किया जाता है कि भाई तू अगर हमारे को सच बताएगा और तेरी सच्चाई के बिना कोई सबूत हमारे पास नहीं है, तो उसको कोर्ट जो है कहती है कि तेरे को हम माफ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब दूसरे सेंस में क्विड प्रो क्यू कहें तो हम गलत तो नहीं होगा? वो आप जैसा भी कहें, वो तो थोड़ा अंग्रेजी का शब्द है, कठिन सा शब्द है। तो जहां तक उनको अप्रूवर बनाने का सवाल है, जिस समय उनको अप्रूवर बनाया गया था, उस समय कोर्ट के सामने जिस व्यक्ति के खिलाफ अप्रूवर बनाया गया, जिस व्यक्ति के अधिकारों का उस पे असर पड़ना था, वो व्यक्ति तो कोर्ट के पास था ही नहीं। तो ऐसी सूरत में किसी को भी सुने बिना, अंग्रेजी में बता दूं कि ऑडी ऑल्टम पार्टम एक वर्ड होता है कि किसी को सुने बिना आप कंडेम नहीं कर सकते। तो जब केजरीवाल के खिलाफ रेड्डी को वादा माफ गवाह बनाया गया, उस समय न तो केजरीवाल वहां थे, ना कोई और ऐसा व्यक्ति वहां था जो ये कह सके कि इनको गलत बनाया जा रहा है। अगर एक बार बना दिया तो बनाने के बाद उसमें जो दूसरा फैसला होगा वो तब होगा जब पूरी ट्रायल कंक्लूड हो जाएगी, और उस समय देखा जाएगा कि क्या अप्रूवर सही बनाया गया है, गलत बनाया गया है। तो उसमें तो समय लगेगा। तो जब तक वो समय आएगा तब तक जो पर्पस है भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बदनाम करने का, वो पर्पस तो सर्व हो रहा है ना। आज केजरीवाल तो बंद है जेल में, तो उनका जो पर्पस है केजरीवाल को अरेस्ट करने का, अप्रूवर बनाने का, वो जो प्रोसेस को मिसयूज किया जा रहा है, उससे उनको फायदा हो रहा है। फैसला क्या होता है तो अलग बात है। कांग्रेस की सरकार गिर गई केवल इसी वजह से कि 2G स्कैम हो गया जी, टेलीकॉम स्कैम हो गया जी, शेयर स्कैम हो गया जी, लाइट स्कैम हो गया जी। अब बाद में सब लोग बरी हो गए, तो इससे तो क्या साबित हुआ? कभी कोई भी स्कैम वहां पर नहीं किया गया। तो ये चीजों का जो प्रोसेस का जो नाजायज फायदा होता है किसी एक पार्टी को, उससे बड़ा नुकसान होता है। और इस नुकसान को खत्म करने के लिए ही कानून में एक प्रावधान है जिसको कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक आप दोषी नहीं मान सकते, कंडेम नहीं कर सकते, जब तक कि कोर्ट उसके खिलाफ फैसला ना कर दे। और इस जो बेसिक जो प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का, उसको बिल्कुल खत्म करके, और 2018 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा प्रावधान बना दिया जो बिल्कुल उल्टा है। ऐसे प्रावधान तब बनते हैं जब जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ हो, वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि वो व्यक्ति कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि चाइल्ड के जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनमें एक बात आती है कि भाई अगर किसी बच्ची ने कह दिया कि मेरे साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उस सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में एक अवधारणा ली जाएगी कि ये बात सत्य है। तो जब समय बहुत कम है मेरे पास, हाँ, तो इसलिए माफी चाहूंगा मिश्रा जी, मैं जल्दी करना हूं। तो जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही पावरफुल है। 20 बार कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने, इन्होंने कहा है कि एम्परर इज द वर्स्ट लिटिगेंट। जो सबसे ज्यादा करप्ट होता है वो गवर्नमेंट होती है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में आप जो इसकी बात कर रहे हैं, जो आप इसकी क्या करप्शन की, तो ये हमारा जो मुद्दा आज चल रहा है, ये एक तरह से इस मुद्दे की वजह से जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा है वो खत्म होता जा रहा है। 13,000 करोड़ रुपए का मुद्दा, किसी आदमी से पैसे लेके उसको ऑफिशियली छोड़ देना, किसी आदमी से पैसे लेके उसको अप्रूवर बना लेना, ये जो इसमें समय बहुत कम है, प्लीज कंक्लूड करिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जो अप्रूवर बनाया है वो बिल्कुल कानून की धारणा के विरुद्ध जाकर के बनाया गया है, चाहे कोर्ट कोई सी भी हो, और उसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल राइट सर।
मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 10 सेकंड लूंगा भारती जी। ब्रिजभूषण मिश्रा जी को अनुराग जी सिर्फ 10 सेकंड के लिए समय दे रहा हूं, मेरे को बाकी दो को भी वो करना है, सिर्फ 10 सेकंड से ऊपर रिबटल के लिए मौका नहीं है आपके पास। पॉक्सो में कन्विक्शन हुई थी और 24 घंटे में अरेस्ट होता है। तो आज जो सर वो मुद्दा हम ब्रजभूषण सिंह का हम नहीं लेके आ रहे हैं, आज का हमारा मुद्दा अलग है ना, मैं इसलिए राकेश जी को भी इस विषय पे आगे नहीं बोलने दिया, वो मुद्दा अलग है, उस पर चर्चा करेंगे तो आज पूरी रात ही हम बिता सकते हैं हम लोग। दहीवाल जी, कोर्ट का एक लाइन के अंदर आपका अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं तो बिल्कुल छोटी बात एक बात करता हूं। 4 स्तंभ बोले जाते हैं लोकतंत्र के, और चारों स्तंभों को से चौथा स्तंभ है जो मीडिया है। आज सबसे बड़ी दिक्कत तो मीडिया को ही है कि जो लीड होते हैं या जो बड़े चैनल्स होते हैं, उस प्रकार वो किस प्रकार उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, वो उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। आपने देखा होगा कि जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी बड़े चैनल्स हैं, वहां पर केवल और केवल प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, सभी इको आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर केवल और केवल मोदी जी को दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मीडिया अपना काम बखूबी निभाए तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में, जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को गला घोटा जा रहा है, उससे बचाया जा सकता है। बाकी तो जो कुछ चल रहा है वो तो तानाशाही रवैया है। अब चुनाव नजदीक है, चुनाव आई गए हैं, जनता को तय करना है किसको वोट देना है, किसको सत्ता में रखना है, किसको सत्ता से बेदखल करना है। लेकिन मीडिया की जो भूमिका है, आज के समय में मीडिया अपनी भूमिका जो उसकी निभानी चाहिए वो नहीं निभा पा। ठीक है डहीवाल साहब, चर्चा को समाप्त करते हुए फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं प्रदीप गुप्ता जी को। प्रदीप जी। धन्यवाद वर्चेश जी। जैसा मैंने अपने पूरे वक्ताओं को सुना, हालांकि ये पॉलिटिकली एक्टिवेटेड डिस्कशन हो गया था, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सब पार्टी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है। बट जैसा एक बहुत मुद्दे की बात जज साहब ने की, राकेश जी ने, कि आप जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता तब तक उसको आप नहीं मान सकते कि वो क्रिमिनल है या क्या है। मैंने भी अपने स्टेटमेंट में पहले ये बताया था। तो कन्विक्शन रेट इन एजेंसीज का बहुत कम है, और जो पर्पस है कि किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना या इलेक्टोरल, क्योंकि जनता के पास इतना इंफॉर्मेशन होती नहीं, इंफॉर्मेशन का पूरा अभाव है, इंफॉर्मेशन पूरी कंट्रोल होती है हर तरीके से, तो वो पहुंच ही नहीं पाता है। जनता वो परसेप्शन जो या एक वेल थॉट प्रोसेस से नहीं सोच पाती है कि ये हवा में बात कर रहे हैं कि ये ऐसे ही कुछ तथ्य के साथ है। तथ्य तो नहीं है, वो तो ईडी में जो एक सन 2017 या 18 में एक जो चेंज किया था पीएमएलए में 2-3 धाराएं लगाई गई, उसमें यह है कि ये जो जिसको भी पकड़ ले, राह चलते आदमी को भी ईडी पकड़ लेगी और उस पर चार्ज लगा देगी। अब वो आदमी उसको डिस्प्रूव करे कि ये गलत है, तो ये उल्टे ढंग से अब ये इस पे भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये आ रहा है केस। हाँ, जब ये उन्होंने शुरू में चैलेंज किया था 2017-18 में, तब ये डेटा नहीं था, लेकिन तब से लेके 2024-25 तक ये डेटा पूरा आ जाएगा। तो ये डेटा को रखा जाएगा कोर्ट के सामने कि इस तरह से ये हुआ है। ये पक्का है कि कोई भी चार्जेस प्रूव नहीं होंगे आने वाले दिनों में, जैसे 2G में सब में देख रहे हैं, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया, तो पर्पस वो सॉल्व हो गया। तो ये चीजें जरा है, और एक जरा जरूर है कि इस पूरे प्रकरण में एक ब्यूरोक्रेसी का एक फेसेट निकल के आया है कि कैसे वो काम करती है, तो वो भी एक लोगों के देखने के लिए है। और शायद ये पूरे 47 से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। तो उसमें भी एक करेक्शन की जरूरत है कि इस तरह से भी काम को कोई भी पॉलिटिकल आदमी तो जाके अरेस्ट नहीं कर रहा है, वो तो ऑफिसर्स ही जाके अरेस्ट कर रहे हैं या वही चार्ज लगा रहे हैं। कोर्ट में कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं जाता, वकील है वो तो नॉन ऑफिशियल्स हैं, साइन तो और जो केस बनता है वो तो ऑफिशियल ही कर रहे हैं।
तो वो है एक है अपने बेस्ट विजडम वो लोग काम कर रहे होंगे, हम तो यही मानते हैं। बट ये है कि हाँ, अगर बाद में ये चीज़ स्टैंड नहीं करती हैं तो फिर वो सोचने वाली बात होती है। तो इस समय तो हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी चीज़ों पर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए कि कल को कोर्ट में वो जो चार्ज लगाने जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, वो अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो उनकी कार्यशैली पर, क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी के साथ एक मिनट सिर्फ जी, 1 मिनट गोयल साहब, आज जो है हमारे यहाँ एक मिनट सिर्फ, वो इससे रिलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ में आज जो है एक बड़ी भीषण स्कूल की बस की दुर्घटना हुई है जिसमें 6 बच्चे मारे गए, तो उसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब भी संवेदना प्रकट करें। हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। एक स्कूल बस ओवरटर्न हो गई थी कनीना में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए सभी को बहुत बहुत दुख है और प्रभु से प्रार्थना है कि जितने भी बच्चे हैं दिवंगत, उनको शांति प्रदान करे और उनके माता पिता और उनके परिवारजनों को, उनके प्रति हमारी सबकी संवेदना है। इसी के साथ साथ आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नमस्कार, अगली बार फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।